नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत भारत न केवल ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करके अपने नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट को अचीव करेगा, बल्कि दुनिया को भी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करेगा। और इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील होने जा रही है, जिसके तहत भारत यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और सिंगापुर को ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। और इस डील के बाद भारत का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसको और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, क्यों बार बार इसकी इतनी ज्यादा चर्चा की जाती है, क्यों भारत इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा है, दूसरा इसका फायदा क्या मिलेगा हमको, और ये जो डील होने वाली है इससे यूरोपियन कंट्रीज को क्या फायदा होगा और भारत को क्या फायदा होगा। तो वो सब बातें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया इन टॉक विद सिंगापुर ईयू ओवर सप्लाई ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग सप्लाई करने वाले हैं, जिसका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। राइट। सो अब इस डील के तहत भारत टोटल 11 एमएमटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करेगा सिंगापुर एंड यूरोपियन यूनियन को। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे, इसके बदले में ये देश क्या करेंगे, भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उन प्रोजेक्ट्स में जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, या फिर इंडियन ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल 10 ऑफ एमएमटी, 10 एमएमटी मीन्स 10 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रत्येक साल हम लोग यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करेंगे। बाकी 1 से लेकर 1.5 एमएमटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सिंगापुर को सप्लाई किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 11 एमएमटी की डील बताई जा रही है। हालांकि कई रिपोर्ट्स इसको 15 एमएमटी भी बता रही हैं, तो वो देखने वाली बात है डील होने के बाद कि कितना इसके अंदर इन्वेस्ट या फिर कितना सप्लाई किया जाएगा। नाउ ये जो डील हम करने वाले हैं, इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्रीन हाइड्रोजन डील में फोकस ऑन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज कंपनीज अर्निंग कार्बन क्रेडिट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन मीन्स ग्रीन हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे और इसके बदले में वे कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्ट भी करेंगी। इसके साथ साथ उनको इन्वेस्ट करने के बदले में कार्बन क्रेडिट्स भी मिलने वाले हैं बाय इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आसान भाषा में। देखिए, यह एक परमिट या फिर एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनीज को कार्बन उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। इसको आप परमिट्स के रूप में या फिर एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के रूप में मान सकते हो। जिस भी कंपनी के पास ये जाएगा या जिस कंपनी के द्वारा ये खरीदा जाएगा, ये उसको परमिट करेगा, उसको अलाउ करेगा कि आप इतना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकते हो। हालांकि धीरे धीरे ओवर द टाइम ये डिमिनिश होता चला जाएगा, ताकि हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट में ही कार्बन का उत्सर्जन करें और एक फिक्स्ड अमाउंट में ही कार्बन क्रेडिट्स कंपनीज को दिए जाते हैं। और भी इसको आसान भाषा में समझिए कि देखिए, जितना आपने गंदगी फैलाई है, उस गंदगी को यदि आपने साफ कर दिया तो फिर माना यह जाएगा कि गंदगी फैली ही नहीं है। अर्थात आप जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, उतना ही ज्यादा निवेश आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में करेंगे जो कि कार्बन उत्सर्जन को या तो घटाएंगे या उनको सोख लेंगे या मिटिगेट करेंगे। राइट। मीन्स पहले आपने क्या किया, कार्बन को उत्सर्जन किया, वो किस अमाउंट में किया है वो एक अलग बात है। अब जितना आपने अमाउंट में कार्बन का उत्सर्जन किया है एक कंपनी के द्वारा, उतना ही पैसा आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश कीजिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, या फिर प्लांटेशन कीजिए, प्लांट लगाइए। क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, तापमान जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो फिर आपने जो कार्बन का उत्सर्जन किया है वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कम माना जाएगा। आई होप कि आप चीजें समझ में हो गए होंगे। जो कार्बन क्रेडिट्स है वो एक परमिट के रूप में देखा जाता है, या फिर एक आप कह सकते हो कि एक फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में भी देखा जाता है फॉर द कंपनीज टू कट देयर कार्बन एमिशंस। ताकि कंपनी अपने का बता दिया आपको, सिंगापुर को हम लोग 1 से लेकर 1.5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन भेजने वाले हैं। और अगर हम लोग डोमेस्टिक की बात करते हैं तो इसमें आई थिंक 5 एमएमटी हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए भी प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब सिंगापुर को या फिर यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज हैं, उनको ग्रीन अमोनिया के रूप में इसको सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं गैस की, तो गैस को सप्लाई करना एक प्रकार से आसान नहीं होता है, उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। इसीलिए ग्रीन अमोनिया जो कि एक प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है या फिर एक पॉपुलर फ्यूल है,
जो कि ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द ग्रीन हाइड्रोजन, उसको हम लोग सप्लाई। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या फिर ब्लू और ग्रीन के बारे में। तो देखिए ब्राउन हाइड्रोजन जो होती है वो एक ऐसी हाइड्रोजन होती है जो कि प्रोड्यूस्ड होती है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इसके अंदर आप देखोगे कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। कोयला फैक्ट्री हो गई या फिर जो माइनिंग है, इन सब के अंदर कल कारखानों में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन या फिर दूसरी ग्रीन हाउसेज का उत्सर्जन होता है। दूसरा आता है हमारे पास ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज करके, यानी कि परंपरागत जो हमारे स्रोत हैं उनका यूज करके ही अगर हम लोग हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउसेज गैसेज का उत्सर्जन होगा ही होगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आती है ब्लू हाइड्रोजन। इसमें देखिए हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का तो यूज करते ही हैं, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली CO2 या फिर अन्य गैसेस को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, उनको स्टोर कर लेंगे। तो होगा क्या, हमारे वातावरण के अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो भी कम होगी। और सबसे बढ़िया आती है हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज निर्माण किया जाता है यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर। या तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इस हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि H2O होता है हमारे पास वाटर, अब जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारा जाता है तो यहाँ पे कार्बन के सॉरी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं अलग हो जाएंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप समझिए विंड एनर्जी है या फिर सोलर एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, इनका यूज करके हम लोग जो एनर्जी बनाते हैं, जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, उसी को ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका कलर ग्रीन होगा, इसका मतलब यही है कि इसमें जीरो कार्बन का एमिशन हो रहा है। कार्बन का या फिर दूसरी जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका उत्सर्जन न के बराबर या फिर जीरो हो रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर दूसरी जो हमारे गैर परंपरागत स्रोतों से एनर्जी उत्पन्न की है उनका यूज किया है। अगर मान के चलिए हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का या फिर जो परंपरागत स्रोत हैं उनका यूज करके ही हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो वो फिर बात सही भी नहीं है। तो ये इस प्रकार से डिस्टिंग्विश था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। राइट, अब हम बात कर लेते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो ये जो हमारा मिशन है, ये भारत सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, जो कि 4 जनवरी 2022 को कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। इसके तहत एक हमारा लक्ष्य है नेट जीरो बाई 2070। 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन बनाना है, नेट जीरो कार्बन का एमिशन करना है। और एनर्जी के सेक्टर में हमें 2047 तक इंडिपेंडेंट होना है, यानी कि 2047 तक हमें क्या होना है, इंडिपेंडेंसी हासिल करनी है इस सेक्टर में। कि देखिए हम लोग अगर देखते हैं एनर्जी का जो भी जितना भी एनर्जी हमारे देश में यूज होती है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग बाहर देशों से इंपोर्ट करवाते हैं। तो हमें इसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भरता के साथ में हमें भारत में ग्रीन हाइड्रोजन या फिर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उत्सर्जन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये चीज है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन मैं कह सकता हूँ। और इसके साथ साथ भारत को एक ग्लोबल हब के रूप में भी देखा जाएगा। ग्लोबल हब भी बनाना है हमको फॉर द प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड टू एज्यूम टेक्नोलॉजी एंड मार्केट लीडरशिप। इस सेक्टर में हमको महारत हासिल करनी है ग्रीन हाइड्रोजन या फिर मैं कहूँ रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो भारत 5 MMT खुद डोमेस्टिक यूज के लिए भी प्रोडक्शन करने वाला है। अब भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो देखिए ये खबर आई थी 6 जुलाई की, ये न्यूज है। महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी विद एन आउटले ऑफ 8500 करोड़। तो 8600 करोड़ रुपए के साथ में महाराष्ट्र ने पहली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को भी लॉन्च कर दिया है, उसका एक आउटले तैयार कर दिया है। तो ये महाराष्ट्र ने अभी कदम उठाया और धीरे धीरे दूसरे हमारे जो राज्य हैं वो भी इसके ऊपर अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। अब इसका देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का फायदा क्या है, तो हम लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पहली बात तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका एमिशन हमें क्या करना, कम करना है। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं उनका प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर या फिर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम लोग इसका कोयले का यूज करते हैं, तो वहां पर भी CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित की जाती है। और दूसरे जैसे कि स्टील वाला प्लांट हो गया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउसेज गैसेज का उत्सर्जन होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, असमय पर सारी चीजें हो रही हैं। तो वो सब चीजें रोकना है, ये हमारा सबसे बड़ा इसका प्लान हम कह सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, बिल्कुल एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत देश के अंदर ही हमें इन चीजों को डेवलप करना है। इसके साथ साथ जॉब का क्रिएशन भी होगा। बताया जाता है अरेना के अनुसार कि 2018 में 11 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड जॉब मिली थी, इस केवल रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और 2050 तक बताया जाता है कि 42 मिलियन जॉब का क्रिएशन होगा इस अकेले सेक्टर के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा एक महत्वाकांक्षी क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं तो ग्रीन अमोनिया की बात की जाती है, क्योंकि फिलहाल जो अमोनिया हम लोग बनाते हैं उसको कोयला का यूज करके बनाया जाता है, मीन्स जो परंपरागत स्रोत है उनका यूज करके बनाया जाता है। तो उससे क्या होगा, CO2 का एमिशन होगा। लेकिन यदि हम लोग हाइड्रोजन का यूज करके, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके अमोनिया बनाएंगे, तो आप देख पाओगे इसके अंदर फिर ये जो अमोनिया बनेगा उसको ग्रीन अमोनिया के नाम से ही जाना जाता है, राइट। और इसमें आप देखोगे जो हमारे किसान हैं वो ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, और दूसरे जो इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं उनमें भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी हम लोग ग्रीन एनर्जी का यूज कर सकते हैं, राइट। बाकी दूसरे और सेक्टर भी हैं जहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ डिफिकल्टीज भी हैं हमारे सामने, जैसे कि कॉस्ट। तो अभी के लिए आप अगर देखोगे तो इतना प्रॉपर हमारे पास अवसंरचना नहीं है जिसके तहत इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिवली हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाए। तो भारत देशों से दूसरे देशों से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, और भारत सरकार भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, तो एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सेफ्टी को लेकर, स्टोरेज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस, ये कुछ हमारे सामने प्रॉब्लम्स अभी के लिए कुछ चैलेंज हैं। इनको टैकल किया जाए, इनको अगर एक प्रकार से देखा जाए, और कुछ और प्रॉब्लम्स ये हमारे सामने हैं, जैसे कि स्टीम रिफॉर्मिंग हो जाएगा, पाइपलाइन वगैरह। तो अगर इनको एड्रेस किया जाए अच्छे ढंग से, तो इस क्षेत्र में हम लोग बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। ये एनालिसिस था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसे लगी, लेक्चर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप यदि चैनल पे नए आए हो, एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।